इज नया दौर एंड आई एम ज़ुनैरा अज़हर। 2010 की बात है, 10th में एग्जैक्टली अगर मैं डेट याद करूं। बेकी एंडरसन CNN की जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी का इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने अंग्रेजी में उनसे कहा कि पाकिस्तान में लोग बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से और यहाँ से जो जा सकता है वो जा रहा है, बहुत डिसहार्ट हुए में हैं लोग। और गिलानी साहब के फेमस वर्ड्स हैं, हु इज स्टॉपिंग देम, व्हाई डोंट दे लीव। तो ये 10 साल पहले, फास्ट फॉरवर्ड कल परसों एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे अनवर उल हक काकड़ साहब, अभी आए हैं। थोड़ा सा उनको ऐसा पीरियड देना चाहिए था जिसमें उनके ऊपर कोई तंज ना हो, लेकिन उन्होंने एक जुमला ऐसा कह दिया कि उसको डिस्कस किए बगैर कैसे रह सकते हैं हम। बिल्कुल गिलानी साहब वाली बात कि लोग मुझे कहते हैं कि लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो क्या हुआ। अब बात यह है कि अशराफिया की माइंडसेट इस 2010-2023 के डिस्कनेक्ट के साथ ये समझ में आता है कि ये जो हमारे मसाइल हैं या जिसको हम लोगों के मसाइल कहते हैं वो इनके जहन में शायद दूर दूर तक नहीं है। वही IMF की रट, वही रीस्ट्रक्चरिंग की सिर्फ बातें, महंगाई, बिजली के बिल, लोड शेडिंग, डिस्को कंपनीज के मसले, लोड मैनेजमेंट नहीं हो रहा, डैम बन रहे हैं कंप्लीट नहीं हो रहे, सारी कहानियां मेरे ख्याल है जनरेशंस बड़ी हो गई हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ पाकिस्तान में। आज सोशल मीडिया उठाएं, हर बंदा अपना बिल शेयर कर रहा है, बिजली का बिल। यूनिट्स को देखें तो बिल कुछ बनता है, टैक्सेस को देखें तो बिल कुछ और बनता है। सफेद पोश लोग अगर किसी से एक दफा 2 दफा हेल्प ले भी लेंगे, कितनी दफा कोई उनकी हेल्प करेगा। डिप्लोरेबल सिचुएशन इकोनॉमी की, और इकोनॉमी की ही बुनियाद पे हमेशा हुकूमतें गिरती भी हैं, निकाली भी जाती हैं और फिर बनती भी हैं। कोशिश करते हैं कि समझें कि ये साइकिल कब तक चलता रहेगा और क्या कोई चांस भी है कि कभी हम इससे निकल सकें। और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ताहिर मलिक और इसार राना। वेलकम टू द सेम शो एंड सेम प्रॉब्लम्स बोथ ऑफ यू। कैसे निकलें इसमें से? निकलने के लिए तो डेफिनेटली इसीलिए तो कहते हैं ना जमहूरियत होती है, आप इलेक्शन कराएं, फिर अपने नुमाइंदे लगाएं, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। मगर मैं आपका पहले कमेंट्स जो बड़ा सीरियस है, जब आप कहती हैं कि मेरे प्यारे निगरान वजीर आजम साहब ने फरमाया कि जी चले जाए, अगर आपने जाना तो पंजाबी च कहते हैं सानू भी जाओ चले जाओ। भाई अगर आप माशाल्लाह, एक चीज जो सबसे मुझे अच्छी लगी थी कि जो हमारे मौजूदा काकड़ साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, वेस्टर्न एक्सपोज्ड हैं, डेमोक्रेसी को समझते, उन्होंने खुद कहा है। मेरा फिर उनसे बड़ा एक हम्बल सवाल है कि मुझे आप फिर बता दें कि रियासत बनी क्यों थी, मुझे ये बता दें कि फिर हुकूमत क्यों बनी थी। अगर किसी रियासत का, किसी हुकूमत का कंसर्न उसका सिटीजन नहीं है तो आप मतलब ये तो इंतहाई बचगाना बात है कि मैं आपको ये लेक्चर देना शुरू कर दूं कि ये जो रियासत बनती है आम आदमी के लिए, उसके मसाइल हल करने के लिए, ये तो एक स्ट्रेट वे, इस पे बहस ही कोई नहीं है, इस पे आप बहस नहीं कर सकते कि अगर खुदा न खासा, जिस तरह हमारे एक पुलिस अफसर भी आए थे ना, जब कोई खातून रेप हो गई तो उन्होंने फरमाया रात को निकलती है। यार जब रियासत का, हुकूमत का ये मिजाज हो कि आपने मसाइल हल करने हैं, आपकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है आम आदमी का कंसर्न। जिस तरह माँ बाप नहीं होते कि मेरे बच्चे का ये कंसर्न है, तो ये स्टेटमेंट मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर कहाँ जाना है? भाई हम जाना है वो तो फिर अगली बहस है ना, फिर आप थोड़ा सा राणा साहब को भी ले लो, फिर वो मेरे आई थिंक एवरीवन इज इमोशनल ऑन दिस स्टेटमेंट बिकॉज इससे मुझे तो कम से कम वो जो ग्रीक बोट ट्रेजेडी हुई मुझे वो याद आ गई कि फिर लोग कहते हैं कि बस यहाँ से निकलो, चाहे गैर कानूनी धक्के खाने पड़े, समुद्रों में जाना पड़े, बोट्स में बैठना पड़े, कोई डूब जाते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं, मतलब फिर वो क्या कह रहे, वो ट्रेजेडीज को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन वो जो क्या हुआ लफ्ज था ना कि क्या हुआ वो छोड़ने, उसमें चंद सतरे मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। अभी जब आपने क्या हुआ कहा तो मैंने कुछ सतरे लिखी कि क्या हुआ लोग मर रहे हैं, क्या हुआ वो खुदकुशियां कर रहे हैं, क्या हुआ वो खून थूक रहे हैं, क्या हुआ वो एड़ियां रिगड़ रहे हैं, क्या हुआ जो इनके बच्चे धरती माँ को छोड़कर अनदेखे सफ़र पे निकल रहे हैं, क्या हुआ वो बिलों पे बिल बिला रहे हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे अंधेरे में मर रहे हैं, क्या हुआ जो चूल्हे बुझ रहे हैं, क्या हुआ अगर हम मर रहे हैं, क्या हुआ। इनको क्या फर्क पड़ रहा है, इनका हमसे ताल्लुक क्या है, इस धरती से, इस मट्टी से क्या ताल्लुक है। क्या इन्होंने 2 मिनट भी किसी ऐसे घर में टीन की छत के नीचे गुजारे? ये 24 करोड़ लोगों के अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, ये अपने आप को कहते हैं हम उनके वजीर आजम हैं, ये कहते हैं हम इनके हुक्मरान हैं।
इन्होंने 2 मिनट भी एक बच्चे की भूख से रोती हुई आवाज को सुना है? इनका ताल्लुक ही कोई नहीं हमसे। बदकिस्मती यह है कि हम 24 करोड़ कीड़े मकोड़े इतने बेबस हैं कि हम अपने कातलों को अपने ऊपर बिठाते हैं। जीवे जीवे आवे आवे शेर एक बारी फेर, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, कप्तान फला है, कर करके हम इन लोगों को बिठाते हैं जिन लोगों का हमसे ताल्लुक ही कोई नहीं। जिन लोगों को यही नहीं पता कि एक घर में बाप पे क्या गुजरती है जब वो अपने बच्चों को ये देखता है कि ये भूख से बिलबिला रहे, रो रहे हैं। क्योंकि आपने सबका ही नाम लिया है तो मुझे याद आ रहा है कि एक वक्त में जब चीनी बहुत महंगी हुई तो कायरा साहब ने कहा कि चीनी तो वैसे ही एक जहर है, डायबिटीज होती है, चीनी को छोड़ दें। खुद उससे पैसे बना रहे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उसको एक्सपोर्ट करके जो भी उससे पैसे बना रहे हैं। टमाटर महंगा हुआ, कहते हैं कोई बात नहीं, जरा कम डाल लें आप थोड़ा सा। अब ये जो दवाइयां महंगी हो रही हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स में जो एकदम से इतना, क्या अब क्या कहेंगे? मेरा वो, आप तो चूंकि हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ये लिटरेचर इंग्लिश बहुत पढ़ा है, मुझे याद नहीं वो कौन सी मलका थी जिसे कहा था कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही, व्हाई डोंट दे ईट केक्स, तो उन्होंने कहा कि लोगों को रोटी नहीं मिली तो उन्होंने कहा वो केक खा ले। बिकॉज इनके लिए गुर्बत का म्यार कुछ और है। इनके लिए गुर्बत का म्यार ये कि मेरे जो ड्राइवर है उसके पास छोटी गाड़ी है। आपने गुर्बत का नाम लिया है तो हमारे पास एक एक्सपर्ट है। गरीब है? नहीं, अच्छा, गरीबों को शायद समझते बड़ी अच्छी तरह है, अच्छा, क्योंकि वो एक्स FBR चेयरमैन है, हमसे बहुत बेहतर चीजों पे एक्सेस है उनकी। शब्बर जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम तो इस वक्त बहुत परेशान बैठे हुए हैं। एक तो हमारे वजीर आजम ने कह दिया कि अगर पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं तो जाएं, हमें क्या। दूसरा मसला ये है कि लोगों के बिजली के बिल। तीसरा मसला ये है कि तकरीबन 5 साल में डॉलर 300 से ऊपर चला गया है। हर हुकूमत महंगाई की बेस पे बनाई जाती है और गिराई जाती है। ये साइक्लिक ट्रेडिशंस हमारे इकोनॉमी के, आम आदमी को इसने कहाँ तक पहुँचा दिया है। और आपने मुझे रियलिटीज वो वाली नहीं बतानी जिससे स्ट्रेस मजीद फैले। सॉल्यूशंस बताएं, क्या हम निकल सकते हैं इस मसले से? रहमान रहीम, देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जब ये प्राइम मिनिस्टर और इन लोगों की बातें करती हैं तो ये आपकी गलती है कि आप इन लोगों को सीरियस लेते हैं। आपने शहबाज शरीफ साहब को भी सीरियस ले लिया था, डार साहब को भी सीरियस ले लिया था, इमरान खान को भी सीरियस ले लिया था। इनको अली बे भी नहीं पता कि पाकिस्तान की मईशत की क्या पोजीशन है। अब आ जाए सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन मैं बेशुमार मरतबा कह चुका हूँ, मगर तमाम लोग इंक्लूडिंग मीडिया मेरे सॉल्यूशंस को प्रमोट नहीं करता क्योंकि उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। पहला सॉल्यूशन पाकिस्तान की महंगाई को कम करने के लिए ये है कि हम डॉलर की प्राइस को कम करें। डॉलर की प्राइस कम हो सकती है जब पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल कम होगा। जब इंपोर्ट का बिल कम होने का तरीका ये है कि सबसे बड़ा जो आइटम इंपोर्ट का है वो है पेट्रोल। पेट्रोल के इंपोर्ट बिल कम करने का तरीका ये है कि आप पाकिस्तान में 1500 सीसी से बड़ी गाड़ियां 1 महीने के लिए बंद कर दें और उसके बाद आप ये कहें कि कोई भी आदमी हफ्ते में 3 दिन वो गाड़ी सड़क पर नहीं लाएगा। आप ये टीवी पे ऐलान चलाएं, फिर मेरे से गुफ्तगू करें बात, अदरवाइज मेरा टाइम ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं है। आप तो लगता है आप हमसे भी ज्यादा मायूस हैं। आप ये बता दीजिए, मैंने अभी जो बात की है आपको समझ आई या आप इसको चलाएंगे क्या? क्यों नहीं? अभी ये लाइव जा रहा है, दिस इज लाइव। नहीं, लाइव जा रहा है, मेरी बात नहीं सुनते ना। मैं तो ये बात अरसे से कहता रहा हूँ। दूसरी बात, आप एक कानून पास करें कि 5000 का नोट पाकिस्तान में अगले 6 महीने में बंद हो जाएगा। सर, जिन्होंने घर में कैश रखा हुआ है वो ये होने नहीं देंगे। तो मेरी बात सुनो ना, फिर आप मुझसे सोल्यूशन पूछती हैं तो फिर आप मुझसे सोल्यूशन नहीं पूछे ना, मेरा क्यों टाइम जाया कर रही है? तो फिर जवाब मलिक साहब आपसे कुछ पूछ लेते हैं। मेरे सवाल आपको अच्छे नहीं लग रहे। जैदी साहब आप बताएं, आप प्लीज जारी रखें प्लीज, फिर हम सवाल करते हैं प्लीज। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो मेरा टाइम क्यों जाया कर रही है? जब आप ठीक है, मैं शहबाज साहब, एक में आपने जो सोल्यूशन दिए आपने अपने वक्त पे इस पे अमल क्यों नहीं किया? आप भी के पास भी तो इख्तिदार था। मैंने जब आपने तो तब कुछ नहीं किया। सुन ले मेरी बात। जब मैं था तो मैंने क्या किया था आपको पता है? CNIC कार्ड में लाया था, नहीं लाया था? आप बताएं, क्या मैं लेकर आया था या नहीं लेकर आया था? क्या मैं ट्रैक एंड ट्रेस लाया था या नहीं लाया था? क्या मैंने बैंकों की डॉक्यूमेंटेशन शुरू कराई थी या नहीं कराई थी? क्या मैंने प्राइस बॉन्ड थे बेरर वो बंद कराए थे या नहीं कराए थे? देखिए, आप मेरी जात के ऊपर कभी
कीचड़ नहीं उठा सकते, मैं इन चीजों से बालातर हूँ। नहीं, इट इज नॉट अबाउट यू, नॉट एट आप ऑल। मेरे बारे में कभी गुफ्तगू नहीं करिएगा, सोच के करिएगा। इट इज नॉट अबाउट यू। हम नहीं, ये जो साहब बात कर रहे हैं, इनको चाहिए कि एकदम सोच लें वो किससे नहीं, बात जो कर रहे हैं। सोल्यूशन आप दे रहे हैं, तो आपने तो गाड़ियां बंद नहीं की, आपने तो इम्पोर्ट जो है वो नीचे नहीं लाए। मेरी बात सुनो, मैं गाड़ी के बारे में सोल्यूशन नहीं दे सकता था, मैं चेयरमैन FBR था, वो सोल्यूशन किसी और का था। मैंने ये बात हर मीटिंग में उस वक्त भी कही, आज भी कह रहा हूँ। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे बारे में आपके बारे में गुफ्तगू नहीं हो रही। सुन लो मेरी बात। देखिए, आप रिलैक्स करें, एहतियात करें जी। आप रिलैक्स करें, आपके बारे में बात रिलैक्स की बात नहीं है, रिलैक्स आप करें, आप मेरे बारे में। थैंक यू वेरी मच, आई थिंक थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, जिससे बात करें वो समझता है उसकी जात पे बात हो रही है, हालांकि यहाँ सभी की जात इन्वॉल्व है। कलेक्टिवली वी आर ऑल डिस्टर्ब्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, इसकी जो बुनियादी वजह जो है ना कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में हमारे पास कोई लॉन्गर प्लान किसी के पास नहीं है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ एज ए हुकूमत। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं छोटा मोटा कॉमर्स रिपोर्टर हूँ, इसलिए मेरा शायद आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मुझे एक बात मतलब सर पकड़ लेता हूँ, किसी आप फाइनेंस मिनिस्टर के पास चले जाएं, सेक्रेटरी फाइनेंस के पास चले जाएं, बंदा जो डिसीजन करता है, जब आप उसको जो ही कोई सेंसिबल सवाल करते हैं, बड़ा खूबसूरत जवाब आता है, यार ये तो IMF की शरायत है, यार ये तो IMF ने कह दिया। अच्छा, आप पूछ लें। आज मैं आपको छोटी सी टेक्निकल एक चीज़ बताऊँ। जो सरकारी रेट है, आसान जुबान में बात, वो 301 या 2 रुपए का डॉलर है। खुली मार्केट में 200 320 को टच कर रहा है। तो अब लाभ हाला क्या होना है कि जो ओपन मार्केट की तरफ इसने जाना है, ठीक है ना, तो आप उनसे पूछिए यार ये कंट्रोल करो, ये रियासत है, कहते जी IMF है। अभी जो मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, जो मेरा हाल वक्त आ गया कि हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर आपने IMF के स्कंजे में रहना है, तो भाई उनका वो जो बंदा वहाँ वाशिंगटन DC में बैठा है, उसका हमें एक ट्विटर अकाउंट दे दो उसको, को वहां से खबरें दे दे कर भी तुम्हारा पेट्रोल बैंक हो गया। मेक इट मोर सिंपल, हमारी कि आप उन्हें बता दें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग। मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, अब थोड़ी गैर मुनासिब बात हो रही है। आपको मैं टेक्निकली ये साबित कर सकता हूँ, अगर आप मुझे शो दें, कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन हुकूमत पाकिस्तान की, 18,000 अरब रुपए से ये सारे अफसर, ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये गाड़ियां, ये कंडीशन चलाते हैं। जब आप इनसे सवाल करें तो उसका जवाब होता है यार ये तो IMF की मजबूरी है, डॉलर ये हो गया, वो हो गया। नहीं, अब वो कह रहे हैं जी 1500 सीसी से बड़ी गाड़ियां बंद कर दें। अभी जो गाड़ियां दी गई हैं कमिश्नर्स को और जो बांटी गई हैं ब्यूरोक्रेसी में, अव्वल तो वो बांटी नहीं जानी चाहिए थी, नॉट टू टॉक ऑफ कि आपको गाड़ियां बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग जब अपने ओहदों पे बैठे होते हैं उस वक्त इनसे प्रेशर नहीं लिया जाता। द थिंग इज, या तो आप प्रेशर लें, फाइट करें एंड देन रिजाइन, कि ये आप नहीं कर सकते तो ना सही। मुस्तकिल लाइमलाइट में भी रहते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, स्ट्रेस भी फैलाते हैं। सॉल्यूशंस की बात करो तो आगे से आपको पता है टेम्पर लूज कर गए। तो क्या हमारी ये जो इस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कल से कहा है कि जो क्रैकडाउन है डॉलर के ऊपर स्मगलिंग का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक इशू की तरफ कोई नहीं जा रहा। देखिए, अभी जो हमारी ये 5 मिनट की गुफ्तगू हुई है, इससे एक बात क्लियर हो गई। आप कह रही है ना कि ये जब हुकूमत में होते तो प्रेशर नहीं लिया जाता, इनसे हुकूमत के बाद भी प्रेशर नहीं लिया जाता। यहाँ पे हर शख्स अपनी ज़ात में इतना मुतकब्बिर है कि उससे जब सवाल करो तो वो जवाब देने के बजाय अपने कद के अंदर छुप के सामने वाले को ये बात पे मजबूर करता है कि वो सच ना पूछे। जैसे अभी शब्बर साहब से थे ना, शब्बर साहब, जो जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है, मैं हैरान हो गया उनके ऊपर कि वो कैसे नहीं वैसे अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर आप इतने तुर्रम खान मत बने। आप अब तुर्रम खान बन के मैं हूं। अपने दौर में आपसे ना डॉलर कंट्रोल हुआ, ना आपके दौर में जनाब टैक्सेशन बेहतर हो सकी। आप यहाँ पे आके हमें एक मसीहा बन के और ये कि मेरी तरफ देखे कोई ना, क्योंकि तौहीन शब्बर हो जाएगी, नहीं तो मतलब वो इंसान नहीं है, सबकी तौहीन है, सिवाय अवाम के यहाँ सबकी तौहीन है। मुझे आपका, क्योंकि आपकी इकोनॉमी, दो तीन चीजें हैं। मैं इनके महकमे की बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात नहीं कर रहा, मैं जहरी साहब पे इल्जाम नहीं लगा रहा। FBR जिसके हेड रहे हैं, साबिक है, जो मौजूदा इस वक्त बैठे हैं, उनकी परसों की स्टेटमेंट है कि 6,000 अरब रुपए का करप्शन मेरे महकमे में है। मैं FBR की बात कर रहा हूँ। जो अब मैं आता हूँ आपके असल इशू की तरफ। पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला ये है कि हम चलाते हैं मुल्क उधार से। 3,000 देख 8 या 9,000 अरब रुपए हम इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल एक घराने की एग्जांपल लेने, एक आदमी ने घर चलाना है, उसके पास 900 रुपए समझ लें या 9,000 रुपए उसकी आमदनी है, खर्चे है हमारा 18,000।
सिंपल सी बात है। अब 3 खर्चे मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, उसके बाद आपको पाकिस्तान के फाइनेंस की डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी आपकी आमदनी है, टैक्स कितना इकट्ठा करते हैं? तकरीबन 9,000 अरब। 3,000 अरब आपने दे देने कर्जे वापस, सूद। अब जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूँ जुल्म हुआ है, उसमें बेनजीर के 100 में से 200 नंबर है, नवाज शरीफ के 100 में से 200 नंबर है, मुशर्रफ के 100 में से 200 नंबर है। IPPs मुझे बता दें आप, दुनिया की कौन सी सैनिटी है गरीब मुल्क में पानी, सूरज जहाँ बेशुमार हो, जहाँ विंड हो, आप डॉलर से, पेट्रोल से, डीजल से बिजली बनाए? ये क्राइम हुआ है पाकिस्तान में। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ क्राइम। मैं समझता हूँ बेनजीर का जो काम कर गई IPPs वाला, वो मेरी तुम्हारी रानी की 7,000 नस्लें रोएंगी इस पे। पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया ना, आपकी पैदावारी लागत आपके हाथ से निकल गई है, बिजली महंगा होने से आप बेरोजगार हो गए हैं, आपकी होपलेसनेस आ गई है, वेदर से आप नहीं लड़ सकते। क्यों? आपने डॉलर के साथ बिजली बनाने का फैसला किया। ये क्राइम है पाकिस्तान में। अच्छा, लास्ट मेरा फिक्रा लेने, जब तक आप IPPs को नहीं पकड़ते, ये मेरा काम नहीं है, ये मैंने जो उनसे सवाल करना था यार, खुद मान रही है हुकूमत तकरीबन 2500-2600 अरब रुपया हमारे साल में वो गिरेबान पे आ गए हैं, और इतना पैसा दे के पाकिस्तान किसी भी वाले से वायबल इकोनॉमी नहीं रहती। IPPs को पकड़ना पड़ेगा आपको। आई एम डन। IPPs को पकड़ेंगे, वो कहीं किसी इंटरनेशनल कोर्ट में आपको चैलेंज कर देंगे जाके, क्योंकि उनके साथ जो मुआहिदे हुए हुए हैं। अब बात ये है कि ये वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में लीडरशिप को आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने पड़ेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन फैसले हमें होते नजर नहीं आ रहे हैं। फैसलों के बजाय बल्कि मुझे तो अभी तक एक्सपोजर भी नहीं नजर आ रहा कि इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कोई स्ट्रैटेजी बता रही हो। सिर्फ खबर चढ़ जाती है कि बिजली इतनी महंगी हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। क्या इस वक्त डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान में हो रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, कि जो IMF ने कह दिया वही हो रहा है? देखें, एक तो जो आपने कहा कि लीडरशिप को फैसले करने चाहिए, लीडरशिप को फैसले करने चाहिए, चाबी वाले बाबों को नहीं फैसले करने चाहिए। जिन लीडर वो होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स कौम को किसी बुरान से निकालते हैं। IMF की जहां तक बात है, वो जो शेर है ना कि मैंने सोचा था कि मुनसिफ से करूंगा शिकवा, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। IMF गरीबों पे तो रगड़ा लगा रहा है, पेट्रोल महंगा करो, बिजली महंगा करो, फला करो। IMF को ये नजर नहीं आ रहा कि हमारा जो सबसे बड़ा बजट है वो इन अफसरों के इलले तललों पे गुजर निकल जाता है। वो तो रिस्ट्रक्चरिंग का कहते हैं ना, तो फिर ये सिर्फ हम पे 90,000 सरकार के पास गाड़ियां हैं, 90,000 सरकार के पास गाड़ियां हैं, गरीब मुल्क के, जिसमें लोगों के पास मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे नहीं है। 90,000 गाड़ियों में कितना पेट्रोल रोजाना डलता होगा? मैं आपको बता, 200 अरब रुपए का खर्चा है इसका पेट्रोल का, 200 अरब रुपए का, 90,000 गाड़ियां जो अंदाजा कर, 200 अरब रुपए का खर्चा। आप सिर्फ बरतानिया के पास सरकारी प्रोटोकॉल में 90 गाड़ियां टोटल, जो दुनिया के जदीद तरीन 5 मुल्क हैं उनमें से उसके पास सिर्फ 90 गाड़ियां, हमारे पास 90,000 गाड़ियां। ब्राउन साहिबान, इनकी तो खत्म ही नहीं हो रही बादशाहत। ये समझ रहे हैं कि हमारे ये 24 करोड़ कीड़ों के ऊपर आके बैठ गए, इन्होंने कौन सा रिएक्ट करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो रद्द अमल आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है ना, ये संभालने अपने आप को। वो हाथ जो खुदकशियों के लिए अपने गले दबा रहे हैं, अगर उनके हाथ इनकी तरफ बढ़ गए ना, इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलनी है, ये भाग नहीं सकेंगे। अच्छा, जो अच्छे मैं कहूंगी अपर मिडिल क्लास के लोग जो बिजनेसेस चला रहे हैं, वो इस वक्त अपने बिल्स ले लेके लाइंस में लगे हुए हैं कि ये बिल गलत आया है, बिकॉज वो इतना ज्यादा है कि वो उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं ये बिल गलत आया है, वो बिल लेके अभी लाइंस में लगे हुए हैं। उसके ऊपर अगर अप्रूवल आ भी गया कि अच्छा वी विल रिकंसिडर इट, उतने में वो आके मीटर उतार के ले जाते हैं। अब ये तो हो गए, मैं कह रही हूँ बिजनेसमैन लोग। एक आम आदमी अगर वो बिल नहीं देता, जिस तरह लोग अब कह रहे हैं कि हम बिल नहीं देंगे, अगर वो बिल नहीं देगा वो आके मीटर उतार के ले जाएंगे। क्लैश किसका होगा? जो मीटर उतारने आएगा उसका, वापडा के लोगों का या लेस्को के लोगों का और अवाम का। तो ये नीचे से लोगों की जो मार धाड़ स्टार्ट होगी, इसका कोई जिम्मेदार है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी ये हमारी हुकूमतें हैं जो हमारे, नहीं वो तो कहते हैं आपने जाना है, है तो वो देखिए, हम उनकी चले छोड़ दें आप उसको। मुझे 2 ऑप्शंस नजर आ रही हैं। आम आदमी, देखिए एक कैपेसिटी होती है, ये मैं इनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, रिसर्च की जो मैंने इस शो में पहले भी आपको बताई थी, कि एक आम आदमी का 59% जो लो इनकम बंदा है, उसकी जो इनकम है ना 59% बिल्स पे जा रही है, यूटिलिटी बिल्स पे। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप डार्क एज में चले जाएं, आप ये बिजली शिजली भूल जाएं, आप अंधेरे में चले जाएं, ये तरीका है। या आप एहतजाज करेंगे। मैं कोई इस तरह की, मेरे अंदर कोई ऐसा गंदा इंसान नहीं जो अपने मुल्क को गंदा देखना चाह रहा है, एहतजाज देखना चाह रहा है। मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, मुझे आप 3rd ऑप्शन दे दें। आज देख लें,
पेशावर में क्या हुआ है, गुजरांवाले में क्या हुआ है, कराची में क्या हुआ है, और हर तरफ मैं, आप बस में बैठ जाएं, आप होटल में खाना खा लें, ये हमारे कैमरा मैन है, ऑनेस्टली आप इनसे अभी पूछ लें, इन तीनों से पूछ लें सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर ये ना बिजली का बिल करें। अच्छा, मैं लास्ट एक आपको हाँ। बता दूं, पाकिस्तान में मुझे ना 15-20 साल पहले हमारे बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने ये बात की, मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा यार ये जो कार्ल मार्क्स है, ये फैज है, ये हबीब जालम, ये जितने भी इनकलाबी है ना, सब नाकाम हो जाएंगे, पाकिस्तान बदल जाएगा। मैंने कहा वो क्या तुम बात कर रहे हो? उसने कहा बिजली का बिल पाकिस्तान का फैमिली कल्चर उड़ा देगा, ये वुमेन को घर नहीं रहने देगा, ये जो तुम्हारा जो सेटअप है ना ईस्टर्न, ये सारी वैल्यूज को उड़ा देगा। और मैं कहा ये किससे हो सकता है? कहता है यार जब इतना बड़ा बिल होगा ना, सका भाई भी तुम्हारे घर आके कौन ना, साथ देखिए रहना, रात को शेयर अभी करना शेरी खत्म हो मैं जाएगी। मलिक साहब की बात को, अभी प्लीज। कल का वाकया है कि वो 7 भाई एक दूसरे को गोलियां मार के मर गए हैं, बिल के ऊपर झगड़ा हुआ, चारसद्दा के अंदर बिल के ऊपर झगड़ा हुआ, और उन्होंने एक दूसरे पे फायरिंग की और वो सारे मर गए। मुझे ये बताएं कि 23 को, 20 को, 22 को आप बिल भेजते, क्यों भेजते हैं? ताकि उसकी जो आम डेट आदमी है, की जो बजट है वो 1 से 5 तारीख या 10 तारीख तक है, आप जान के 22-23 को भेजते That's हैं true. ताकि उसके ऊपर जो सरचार्ज है वो भी लगे। यार आपने ये तय कर लिया कि आपने इन लोगों को जिंदा नहीं रहने देना। आप लाइन लॉसेस काबू नहीं करते, आप बिजली की चोरी काबू नहीं करते, आपके एहलकार मिलके बिजली चोरी करा रहे हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े मुकामात पे, उन इलाकों के अंदर जहां पे कानून नहीं है वहां पे लोग कुंडा डाल के सरेआम बिजली ले रहे होते। तो गरीब ने, हमने सबको का पेट पालना है। अच्छा, और जितनी दफा ये रेट बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, खबर में होता है कि इलेक्ट्रिक पे इसका इतलाक नहीं होगा, which complements your point कि वो एक अलहदा ही डायनेस्टी बन गई है। आई वुड सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ी सी बात एडिशनल करूंगा। इंटरनेशनली आप अगर जब तक पैदावारी लागत अपनी कम नहीं ना करते, किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं होते। आप पाकिस्तान इस वक्त, श्रीलंका, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, चाइना जो हमारे हमसाए हैं, ईरान, किसी से हम कम्पीट नहीं कर सके। वन फैक्टर बिजली। आगे मैं आपको छोटी सी एक और बात करूं, हमारा हमसाया मुल्क है, टेक्निकली 80s में तबाह बर्बाद हो गया, पंजाब पूरा खड़ा हो गया कि हमने खालिस्तान बनाना है। ये मैं कितनी अजीबोगरीब बात करने लगा। पता है किस तरह रोका इंडिया ने अपने आप को मुल्क को टूटने से? छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, उन्होंने सिर्फ एक फैक्टर पे काम किया। उन्होंने कहा पंजाब जो ईस्ट पंजाब है, जो उन्होंने कहा जनाब हम यहाँ पे काश्तकार को, ज़रूरी आदमी को फ्री बिजली दे देंगे। वो दिन गया तो ये दिन आया, उन्होंने अपने मुल्क की इंसर्जेंसी खत्म कर ली, पंजाब में खुशहाली आ गई, लोगों ने अपना खेती बाड़ी शुरू कर दी। और नंबर लास्ट, चाइना ने आज से 30 साल पहले कहां से उठा? चाइना ने ये काम किया, जो इंडस्ट्री लगाएगा हम फ्री बिजली देंगे। आज अमेरिका, सारी दुनिया प्रेडिक्ट कर गई है कि भी चाइना इज द लाइन कमिंग पावर। दोनों के पीछे फैक्टर क्या निकला? बिजली। पाकिस्तान में बेरोजगारी, डिप्रेशन, काम ना करना, हर चीज के पीछे मैं आपको साबित करता हूँ बिजली ने तबाह बर्बाद कर दी है पाकिस्तान। बिल्कुल, हर चीज की बेस पे है। और जिस खबर का अभी जिक्र कर रहे थे मलिक साहब के, FBR के अंदर उनके अपने चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे तकरीबन 25,000 जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे में कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके असासे चेक कर सकें। अब असासे इसलिए नहीं वो चेक कर पाते बिकॉज अंदर से सिस्टम ने हॉस्टेज बनाया हुआ है इस एक डिपार्टमेंट को। इसी डिपार्टमेंट को सूट करता है कि रिश्वत लें और दें और निज़ाम को चलने दें। अब अगर ये एक एग्जाम्पल है, एक का कन्फेशन है ये सेनेट की कायमा कमेटी के सामने, तो मेरे ख्याल है किसी भी मुल्क में ये इसके ऊपर तूफान खड़ा हो जाना चाहिए कि इतना हेल्पलेस है चेयरमैन FBR, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी पता नहीं कितनी करप्शन होती होगी। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ एक खबर आई और आज हम बैठ के फिर अपने बिल डिस्कस कर रहे हैं। अब साइक्लिक हमारा ये सारा चल रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी लीडरशिप है, लीडरशिप ही कहेंगे उनको हम, और क्या कहें अब, वो ये डिस्कशन लेके बैठी हुई है। एक को सूट करता है इलेक्शन जल्दी, एक को सूट करता है इलेक्शन देर से। अब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि शायद परसों चले इलेक्शन हो जाते हैं, जो भी आएगा वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि द वेरी पर्पस ऑफ अ गवर्नमेंट इज के लोगों को सर्विस डिलीवरी मिले। अभी मलिक साहब जो बात कर रहे थे, मैं सिर्फ एक जुमला उसका कहूँगा कि हमारे हमसाए में दिल्ली में केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को मुफ्त बिजली दे रहे हैं सरकार की तरफ से, ठीक है ना। तो अगर चंद 100 किलोमीटर के फासले पे एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जो अवाम को मुफ्त बिजली दे सकती है, तो इसका मतलब है कि फ़र्क हुक्मरानों का है और किसी का नहीं है। फ़र्क लीडरशिप का, विजन का और गरीब आदमी को महसूस करने का है, जो हमारे लोगों में नहीं है। अब आप आ जाए इंतखाबात की तरफ। इंतखाबात कल हो जाए, परसों हो जाए, नेक्स्ट वीक हो जाए, कभी भी हो जाए, जब तक आप इंतखाबात को फेयर नहीं करते,
जब तक इंसाफ के साथ इंतखाबात नहीं होते, जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौका नहीं देते, तब तक आप 100 इंतखाबात कराने, ताश के 52 पत्ते, पंजे छिक्के सत्ते, सब के सब हर जाएंगे। वो 52 पत्ते उन्हें फेंटे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी चीजों की तो तकलीफ हो जाती है, लेकिन उसे ये नजर नहीं आता कि खरबों रुपए, करोड़ों रुपए लोग इलेक्शन के ऊपर अपनी कैंपेन पे लगा रहे होते हैं, उन्हें नहीं रोक सकता। और गवर्नमेंट फंड्स दे के गई है। ठीक है, और वो किस लिए नहीं रोक सकता? क्योंकि गरीब आदमी बरह रास्त इंतखाबात में इसीलिए तो नहीं हिस्सा ले सकता कि अगर मेरा मुकाबला किसी जमीनों वो बनाने वाले क्या होते हैं बिल्डर्स के साथ है, तो हाउ कैन वो तो हर घर में एक मोटरसाइकिल भेज देगा, मैं क्या करूंगा उस पर? तो इन इंतखाबात को जब तक आप आम आदमी की रीच में नहीं लेके जाते, 100 इंतखाबात कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये जो डिस्कनेक्ट है, रियलिटी का डिस्कनेक्ट, लीडरशिप का लोगों के साथ डिस्कनेक्ट, वो एक अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं और वो समझते हैं कि मसला ही कोई नहीं, हम आएंगे और हम इन 4 हलकों को बस पंजाब के एक बड़ा कॉस्मेटिक कोई उसका सर्जरी कर देंगे और बाकी सबको कहेंगे कि ये देखो हमने ये कर दिया, वो 5 साल के लिए खामोश हो जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से एक आम आदमी क्रश हो रहा है, क्या चॉइसेस करनी पड़ेंगी कि उन्हीं लोगों को दोबारा मौका देना इंतखाबात में? और मैं ब्रेक के बाद आके सेम क्वेश्चन मलिक साहब से करना चाहूँगी कि क्या इस सिचुएशन में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो कुछ डिलीवरी दे पाएगी? स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमी की, और उससे हम बात ये कर रहे थे कि इलेक्शंस अव्वल तो वो भी इटसेल्फ इस वक्त एक लिम्बो में है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या कोई चेंज आ जाएगा? मैनेजेबल है ये सारा डिजास्टर? थोड़ा सा मेरा भी तो मूड होता है ना प्रोग्राम में, अगर आने से कोई मैच डालू मुझे मजा ही नहीं आता। मैं यही देखता हूँ, अपना पॉलिटिकल कल्चर देखता हूँ, मेरी जब मैं पीटीए को देखता हूँ कि इतनी मकबूलियत है, इतना टेक का है, ये है वो है, मुझे कभी प्लान नजर नहीं आया। ये जरूर कहते हैं जी रियासत मदीना लीडर साहब बना देंगे, मैं ये कर दूंगा, बाद में पता चलता है कि उनकी बेगम साहिबा कुछ बात बता देती है, उस पर मतलब अमल दरामद करते हैं। मैं बात कहीं से कहीं इसलिए लेके गया हूँ, जब तक हुक्मरानों के सामने एक लॉन्गर टर्म प्लान नहीं होगा, उनके पास टाइम लाइन नहीं होगी, उनके पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। हमारे सियासतदान तो सुबह दोपहर से हम आपस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अच्छा, आपकी बात पे आपको एक और क्वेश्चन दे दूं ताकि आप उसका भी जवाब दे दें। प्लान की बात की आपने, 3 दफा वजीर आजम जो रह चुका है उसके पास तो लाजमी प्लान होना चाहिए। ठीक है, एक और डेट आ गई है कि अक्टूबर में वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा इस दफा बाय द वे आके कानून का सामना करेंगे। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया, वापस आके मुकदमात का सामना करेंगे, अपने लिए राह हमवार करेंगे कि लोगों के लिए कुछ करेंगे? मेरा तो ख्याल है इस निज़ाम के पास चांस ही कोई नहीं रहा। ये साफ नजर आ रहा है इस निज़ाम में पीटीए के तो स्कोप कोई नहीं है। अब इससे ज्यादा मेरे से आप सवाल ना करें कि वो क्यों है, वो तो दुकान आपने कर दी है बंद। पीपीपी पे बात थोड़ा सा कर लेते हैं। उनका ख्याल था कि हम जो होते हैं ना एक कंपनी की मशहूरी में इलेक्टेबल्स, वो एक अपना मुगल दौर से शुरू हुए हैं, 500-600 लोग वो हर बार आते हैं। उन्होंने पंजाब से पकड़ने थे इस्तेकाम पार्टी, वहां पे कहीं से डंडा या खबरदार पीपल्स पार्टी में गए। फिर उन्होंने पार्लियामेंट जो बनी है पीटीआई केपीके में, वहां पे भी कहीं से डंडा चला गया, खबरदार तुम पीपल्स पार्टी में गए। और पीपल्स पार्टी में बाप ने भी आना था, वहां पे भी बाप के बाप ने कहा खबरदार तुम वहां पे गए। अब उससे पीपल्स पार्टी की कहानी को गई मुक, पीपल्स पार्टी कहानी मुक गई, पीटीआई की कहानी मुकी, बचा गया। आप जो मर्जी कर लें, इस सिस्टम में मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पावर का बादशाह नवाज शरीफ भी लग रहा है। पावर तो ये जो जिस बिल की बात उधर में आता हूँ, उसके लिए कुछ करेगी वो? उसके लिए आप यहाँ एक अच्छी बात है, अब राने को जरूर आप सुनेंगे। मैं आपको टेक्निकली एक चीज और साबित कर सकता हूँ। ये 2-3 हफ्ते में ये जो हमारे यहाँ हर साल एक बुखार आता है ना इलेक्शन से पहले, वो जी एक दफा एक बात सुन ले, इस बार टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, इस बार तो कड़ाके निकल जाएंगे। वो राणा साहब ने भी फरमाया था ना कि काकड़ आ रहे हैं, कड़ाके निकल जाएंगे। ये टेक्नोक्रेट्स 3 हफ्ते में अभी तक किसी जर्नलिस्ट को फेस नहीं कर सके। किसी एक शो में मेरा कोई फाइनेंशियल मैनेजर नहीं आया जो आके बताए कि ये मेरा ये रीजन है, डॉलर के साथ आप ये कर रहे हैं, रोटी के साथ आप ये कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि आप जब पॉलिटिकली हुकूमत बनाते हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ होता है वोटर का, कहीं ना कहीं जवाब तलब होते हैं। अब नवाज शरीफ आ जाए हुकूमत में, अगर आ जाता है तो ये मैं आपको बता दूं, इतनी उसको समझ आ गई कि परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये फ्री राइड नहीं है। ठीक है, अगर परफॉर्म करना पड़ेगा, फर्ज कर लें नवाज शरीफ को ये समझ भी आ गई है,
नवाज शरीफ वापस आए, उन्होंने मुकदमात का सामना किया, वो बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह बरी हो गए और उसके बाद वो वजीर आजम भी बन गए। ठीक है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और मोटरवेज बनाई हैं। वाकई इस वक्त जो क्राइसिस है वो उससे बहुत डिफरेंट है जो पिछले इतने सालों में था। इसको टैकल कर सकते हैं वो? मुझे ना पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं मलिक साहब का ना माथा चूमूं। इतने मासूम, इतने कैसे एकदम एक मसीहा उतरेगा, उसके ऊपर ना तारे चमक रहे होंगे, वो आके कहेगा नहर को ऐसे करेगा वो दूध की नहर बन जाएगी, वो बिजली को यूं करेगा तो आसमानी बिजली जो है वो कौमी बिजली बन जाएगी, ठीक है ना, और वो कहेगा मैं और मेरा भैया सारे मुल्क को संभाल लेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, अक्टूबर में भी नून लीग वाले ये कहेंगे कि मेरा मन मुरझाया, मेरा परदेसी ना आया। ये मेरी बात लिख लीजिए, क्योंकि वो गिल्ले ते पैर रखन गई नहीं। जिस दिन सदर फारिग हो गया, चीफ जस्टिस फारिग हो गया, उनके ऊपर उन्हें कस्में खा के अल्लाह दी कसमें तुसी आओ तानू नहीं फड़ांगे, अल्लाह दी कसमें तो तुसी तशरीफ ले, वो कसमें नहीं, वो रेड कार्पेट मांग रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। फिर वो आएंगे और पीछे चल छैया छैया गाना चल रहा होगा और वो छैया छैया चलते हुए ना तशरीफ लेके आएंगे। पर मुझे तो हंसी आती है अपने दानिश्वरों पे यार। और जिसने 3 दफा लेके जड़ी उन्हें जड़ा चंद चाड़े ने, चंद्रयान से पहले जो चंद चाड़ दिए उन्होंने, तो वो चौथी दफा आके जी मुल्क का नक्शा बदल देंगे। भाई दुनिया के जितने कामयाब वजीर आजम और सदूर हैं देख ले, एक दफा आए, आके कार्रवाई की, चले गए। और तुसी केड़ा काम रह गए जेड़ा चौथी दफा फिर पूरा करना आ रहे हो। और एक और चीज, मैं एक चीज प्लीज देखे, हो सकता है कि उनके दिल में ख्वाहिश हो आने की, लेकिन जो छोटा भैया है ना वो इतना खतरनाक है, वो उधर रोज ही जाकर डराता है। पायन उसे जेल तो एसी भी कर लिया उन्होंने। अब आपको घरों के सामने कोठियों भी नहीं मिलेंगी जहां खाना पका के आपके लिए आएगा। पायन वहां हालात बड़े खराब हैं, क्योंकि छोटे पायन ने विचों विच अपना काम पाता है, वो उन्होंने लाइन सीधी कर ली है। और बाकी रही सही कसर जो है ना, उनकी बिटिया जो है ना, उनके होते हुए उन्हें किसी दुश्मन की वैसे जरूरत नहीं है, सारा कुछ मामला ठीक होता है। वो ऐसा एक बयान दागती हैं जिसके बाद जनाब अली फिर एक नया रोला पड़ जाता है। लिहाजा मेरी एक बात याद रखिएगा, ठीक है आ सकते हैं, ये मुल्क इसी तरह का है कि एक बंदा 4 साल एब्सकॉन्डर रहता है और वजीर आजम के तैयारे में बैठ के आता है, वजीर खजाना बनता है और 4 साल के पैसे भी ले लेता है, और कहता है व्हाट इलेक्शन, ठीक है ना। और फिर आखिर पे ना वो एक मरासी का वो मुर्गा वो पीछे पीछे भाग रहा था, वो छत पे गया, वो छत पे चला, उसने छप्पड़ में छाल मार दी। मैं ऐसे को बता था भी नहीं आ सकता, तो कहता लो जी नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन। क्या किया सागदार ने, आखिर में सारा कुछ करके कौम का कुकड़ छप्पड़ में फेंक के लो जी नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन और मैं ते चले लंदन। मैं आप नवाज शरीफ आ भी जाएंगे तो क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है, या कोई जेब में वो मुराद सईद की तरह 100 अरब डॉलर मुंह पे मारने के लिए लेके आएंगे? क्या करेंगे? इन हालात को बदलने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर उनके इतने ताल्लुकात हैं यूएई, कतर, इंटरनेशनली वेरी वेल कनेक्टेड, सुना तो यही है, तो फिर या तो ऐसा कोई पैकेज ले आए पाकिस्तान के लिए, एक दफा आके मईशत को खड़ा कर दें इसके पैरों पे, तो फिर तो हमारी तरफ से वो बेशक अगले 10 साल बैठे रहे। देखो जुनैरा, जो अच्छी बात है ना मेरे ख्याल में, वो चाहे पीटीआई आ जाए या पीपल्स पार्टी, चैलेंज सबके लिए एक जैसा। ये तो अब आप अगर नहीं, किसी पीटीआई तो नहीं आती, आपने ये भी मैंने तो साबित कर, मैं आती। वो राना जिगर जो है ना वो फौरन अपना नीला पीला हो जाता है। मेरा आर्गुमेंट कुछ ये था कि जनाब ऑप्शन प्रोबेबिलिटी जिस तरह का आपका जो आपका निज़ाम है, और ये अल्लाह का शुक्र है, ये दुनिया का वाहद मुल्क है जहाँ इलेक्शन से पहले पता होता है किसने जीतना है किसने हारना है। मैंने गलत बात की है? ठीक है, यू राइट। मैंने उस आर्गुमेंट से बात की थी कि जिस बंदे की पॉसिबिलिटी बन रही है वो मुझे लग रही है। अब उनका प्लान सुन ले क्या है। उनका प्लान ये है, पहले उन्होंने वहां पे लंदन में फैसला किया है कि हमने तब जाना है जब तारीख अनाउंस होगी इलेक्शन की। ये जो सितंबर से वहां पे गए हैं वो क्यों गए हैं? अब दूसरा एक और मैं आपको बिटवीन द लाइन समझाऊं, ये फरवरी क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं पीएमएलएन वाले, ये बड़े समझदार लोग हैं, काग लोग हैं, ये पाकिस्तान की रियासत को समझते हैं। इनको पता है कि हमने हाथ नहीं लगाना पीटीए को। 6 महीने में जो हमने 200 मुकदमात इकट्ठे किए हैं, उनका लॉजिकल रिजल्ट इतना खौफनाक आ चुका होगा कि दूर दूर तक 1000 मील तक पीटीए नजर नहीं आएगी। अगर नजर भी आएगी तो चेयरमैन नजर नहीं आएगा। तो ये रीजन है कि ये टाइम मांग रहे हैं ताकि हम पे कोई हाथ ना लगे। अदालतों ने किया, ये टाइम मांग रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी को जल्दी है। वो उसकी मैंने रीजन बता दिया। अगर पीपल्स पार्टी को ये किसी ने ये छोटा सा फोन आ जाता ना कि वो इलेक्टेबल ताड़े हो, तो उन्होंने कहना 1 साल ले लो। यार ये बड़े छोटे लोग हैं, हम जैसे हैं,
इनका कोई वी एंड शी नहीं है, ये फौरन पावर के साथ चेंज हो जाते हैं। पीटीए को पीपल्स पार्टी को आज एक फोन आ जाए ना कि जनाब इलेक्टेबल्स आपके हुए, तो फिर ये दिल सारा 90 दिन वाला काम खत्म हो जाएगा। जो ये नवाज शरीफ का मैं छोटा सा आपको 1 सेकंड में प्लान भी बता दूं, 2-4 मिनट में। प्लान ये कि पहले फांसी बांध ली जाएगी, गारंटी करेंगे कि पासन में इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी, ये इस्लामाबाद से ही जलसा करेगा और ये कैंपेन चलाते हैं जीटी रोड से आएगा, दिस इज देयर प्लान। और इसका नमूना सलमान शहबाज है, जिसने बिल्कुल इसी तरह लंदन से आया था, हफासी जमानत पहले ली, फिर सारे केस साफ हो गए। अच्छा जी, उन्होंने कहा कैंपेन चलाएंगे, कैंपेन में कहना क्या है? ये मैं बताता हूँ, ये जो अभी मेरे प्यारे प्यारे मलिक साहब ने मेरी तेरी बहस नहीं चल रही, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसे बहुत कुछ मिल जाता है। वो क्या कहते हैं, फ्रूट फॉर थॉट, क्या क्या कोई ऐसे, हाँ वो मिल जाता है। थैंक यू आप मुझे वो, जैसे अभी उन्होंने फरमाया कि रियासत को ये बड़ा समझते हैं। अगर समझते होते तो 3 दफा रियासत इन्हें लात मार के ना काटती, तो अगर इतनी से रियासत को समझने वाले होते। वापस किस अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और अर्ज कर दूं कि ये जीटी रोड से आए या मोटरवे से आए, ये कल ही आएंगे। लोगों के बीच में निकले तो इन्हें अंडे और टमाटर चाहे जितने मर्जी महंगे हो, आज 7 रुपए महंगा हो गया वैसे अंडा पर दर्जन, लोगों ने अपने घर बेच के अंडे और टमाटर मारने, क्योंकि जो आज हम काट रहे हैं वो इनका ही बोया हुआ है। इनका बोया हुआ काट रहे हैं ना। इनका क्या नैरेटिव क्या होगा, इनका नारा क्या मैं अब आपको बताऊं नैरेटिव क्या होगा। वो जो पंजाबी में कहते हैं कि लेके लैला ना भरावा दे ते दुखड़े रोवे या रंधे, उर्दू में, ठीक है ना। अब मैं इसके कि आप भाइयों के नाम लेके अपने महबूबों के दुखड़े रोते, देखिए कितने सॉफ्ट अंदाज में मैंने ये बताया तर्जुमे से। हाँ जी, इन्होंने जनरल फैज के ऊपर चढ़ाई करनी है, जनरल बाजवा पे चढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ, उन्होंने हमारा यूं कर दिया, उन्होंने हमारा यूं कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ, क्या जब एक आम आदमी ने ये कहा कि जी बाजवा साहब और फैज साहब को साइड पे रखें, ये बताएं कि आपके भैया 14-16 महीने में जो तारीखी महंगाई दे गए हमें, उसके तो अब हम वो फसल काट रहे हैं, काटते काटते तो हमारी गर्दनें कट गई। दोबारा आके क्या चेंज ऐसा ले आएंगे, ये लोगों का जेन्युइन क्वेश्चन होगा। आप बताएं कौन सा नैरेटिव, कौन सा नारा यहाँ पे आप बड़ी मुझे जो लग रहा है, मैं बता, प्लीज आप बताओ। पीटीआई हो गई माइनस जी, पीपल्स पार्टी हो गई साइड पे। नहीं ठहरे, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, किस तरह पीटीआई को माइनस किस तरह? अब आप मेरी बात सुनेंगे ना, मेरा सवाल भी तो से आपकी बात सुन रहे हैं, ठीक है। आपने कहा है कि जो इतने खौफनाक मुकदमे बने हैं उसका रिजल्ट 2 महीने में आ जाएगा और पीटीआई का दूर दूर तक निशान नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है। अब रह गई पीपल्स पार्टी, बाप, एमक्यूएम और इस टाइप की छोटी छोटी कुछ पार्टीज और नून लीग, सबको लोगों में जाके खिताब करने के लिए एक नारा तो कम से कम चाहिए। वोट को इज्जत दो इज गॉन, ठीक है। इसहाक डार आएगा और गरीबों की दुआएं लेगा, वो आपने देख लिया कि वो क्या ले रहा है। नवाज शरीफ आएगा और मुल्क का नक्शा बदल देगा। मुझे अब इससे डर लग रहा है कि ये नक्शा बदलने से अब ये क्या, असल में ये क्या कह रहे हैं, पंजाब को केपीके लिख देगा नक्शा बदलने। मेरा भी अब सवाल नहीं, जेन्युइनली मुझे बता दे, लीडर कौन होगा, नारा क्या होगा, इनकी बेस कहाँ है, वोटर कौन है, इनका वोटर कौन है इस वक्त, मुझे ये बता दे। और वोटर टर्न आउट क्या, वो एक आ भी जाती है जैसी भी हुकूमत आती है, वोटर टर्न आउट आपको नजर आ रहा है भाई? अगर तो मेरा तो आपसे सवाल, मैंने आपसे ये करना था कि गिव मी जुनैरा, आप मुझे फिर ऑप्शन दे दो। इस मुल्क की 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फोर्सेस हैं, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता कि 2-3 महीने में कोई चीज आ जाए। चौथा जो आर्गूमेंट मेरा है कि आप निगरान की जो कारकर्दगी देखेंगे ना 3-4 महीने में, आप ये 16 महीने भूल जाएंगे। अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, $325 ये ले गए। और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये फ्री इकोनॉमी के बिलीवर हैं, इन्होंने डॉलर बढ़ाना है और आपका IMF से अंडरस्टैंडिंग है कि आपका लीडर उसके, और ये जिस सतह पे ले जाएंगे ना आपको, शायद वाकई अपना वो झूठ भी अगर नवाज शरीफ बोले उसका अच्छा लगेगा। सारी बात ये है कि जब तक अगर ये निगरानों ने परफॉर्म ना किया, या अगर ये परफॉर्म करके, फिर मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करूंगा, फिर किसी के पास कुछ नहीं रहेगा। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ ना पाकिस्तान में, जो सबसे खौफनाक हो गई है, जो नवाज शरीफ भी हमला करने आ रहा है, वो क्या करना है, वो भी बेवकूफ़ आदमी नहीं है, उसके भी अंदर छोटा मोटा PTA का चेयरमैन जिंदा है, वो भी यही केस बनाने आ रहा है कि रजीम चेंज हुई है मेरी, वो यही केस बनाने आ रहा है कि 2016 में जिनके 2 जर्नलों के नाम लिए उसके साथ चेयरमैन ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की।
तो मुझे तो लगता है कि ये दोनों डार्लिंग भाई भाई हैं, दोनों का एक ही केस है। वो कहता है मेरी हुकूमत खत्म की है, वो कहता है मेरी हुकूमत खत्म की है। ये अपने आप को मजलूम बना के दोनों आ रहे हैं इस तरफ। और इनका आर्गूमेंट क्या है? इन दोनों का आर्गूमेंट, ये नवाज शरीफ का आर्गूमेंट ये होगा कि इस वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं हुई, इस वजह से महंगाई हुई है, इस वजह से तबाही हुई है। ये इस आर्गूमेंट वजह है। से ही वो आज तक बिजली को भी नहीं महंगा होने से रोक सके, इसी वजह से आज तक डॉलर महंगा होता गया, इसी वजह से आज तक सिवाय सागदार के कोई दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आ सका, इसी वजह से आज तक वही फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो उनके 3 टाइम्स के अदवार से चल रहे हैं। ये तो एक साइक्लिक मेरे ख्याल है वो चल रहा है। ब्रेक लेनी है, मैं उसके बाद आपका पॉइंट लूंगी। द मेन आर्ग्यूमेंट हियर इज कि चाहे ये किसी को विलन बनाए, चाहे किसी को हीरो बनाए, पाकिस्तान अब उस स्टेज पे आ गया है जहां जब तक आप लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे आपकी अपनी एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अपनी सिक्योरिटी, अपने प्रोटोकॉल के लिए आपको खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसका आप इंतज़ाम कर लें, क्योंकि लोग जितने गुस्से में हैं और आज की जो विजुअल्स हैं बिजली के बिलों को लेके वो अलार्मिंग हैं कि इकोनॉमिक बेस्ड, डिलीवरी बेस्ड सिस्टम पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी डिलीवर करे। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारी लीडरशिप का फेवरेट काम है मुशावरत, और मुशावरत हर वक्त हो रही होती है। आज तक उसमें से निकला क्या है ना मुझे समझ आई है, ना मेरा ख्याल है मेरे जो साथ 2 एनालिस्ट बैठे हैं उनको समझ आई है। वैसे अगर कुछ समझ आई होती तो कोई ना कोई इस वक्त पाकिस्तान में सिस्टम ठीक चल रहा होता। तो वो एक दफ़ा दोबारा हो रही है इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों के दरमियान इंतखाबात की राह हमवार हो रही है। ये एक सड़क है जो बन रही है, काफ़ी कठिन इलाका है, इसलिए मुश्किल पेश आ रही है। उसके अलावा सदर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखते हैं और इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि बिल्कुल मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है आपसे मिलने की। क्यों? क्योंकि बीच में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो क्रिएट किया गया है कि ये एक और मसला खड़ा हो गया है। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन कमिश्नर के पास डोनाल्ड ब्लूम से मिलने के लिए टाइम है, और आई एम श्योर उनकी बहुत अच्छी नीयत होगी। वो ये पूछने आए होंगे कि अगर आपके पास इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है तो हम दे देते हैं, लेकिन करा दें प्लीज़ इलेक्शन। राना साहब क्या ख्याल है? उन्होंने जो खत पे जवाब लिखा है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसमें एक जुमला है कि आपसे मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि इसके कुछ महदूद असरात हैं। तो डोनाल्ड लू से तो लामहदूद असरात मुरतब होते हैं ना, ब्लूम के वही हमारे लिए तो सारे वंस इन अ ब्लूम ही है। तो लेकिन ये कि उनके असरात बहुत लामहदूद हैं। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लेकिन रियासत नहीं, इससे पहले भी सब कुछ सीरियस नोट पे ही हो रहा था। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सारा कुछ 100 के नोट पे हो रहा था, सीरियस नोट पे हो रहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं ये समझता हूँ कि वो कहा जिसे निचोड़ें और उसमें से आंसू ना निकले ना, तो वो कहा नहीं। हमारे कहकाहों में हमारे पीछे छुपे हुए दर्द हैं जिनको हम अपने कहकाहों से छुपाते हैं। हम अपनी हंसी से, किसी की आंख जो पूर्णम नहीं है ना सोचो उसको कोई गम नहीं है। हम एक गमगीन लोग हैं जिनको अपनी हंसी से हम उसको काबू पाने की कोशिश करते हैं। सदर के हवाले से देखिए, रियासत का सरबराह सदर होता है, वो कमांडर इन चीफ भी है फौज का, वो कस्टोडियन है आइन का, और उसकी हैसियत औकात ये है कि ग्रेड 20 का अफसर उसे कहता है मैं नहीं मिलता तेन। उसकी हैसियत औकात हमने ये बना दी है कि वो एक सेक्रेटरी को फारिग करता है तो कहते हैं ये फारिग भी नहीं होगा। वो नए को बुलाते हो कहते हैं मैं भी नहीं आ रही। हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हमारे बड़ों का अदब क्या रह गया इस मुल्क के अंदर? सदर एक ऐसा हमने अब्बा बना लिया है कि जब घर में मुशावरत करनी हो तो उसे कहते जा तू दही ले आया, उसको मुशावरत में भी शामिल नहीं करते। तो फिर किस लिए बनाया हुआ है? अरबों रुपए खरबों रुपए तुम उस ऐवान सदर पे क्यों खर्चते हो भाई? आप कहो कि वो कैफी अदाकार से पूछे ना कि तो आपकी नजर में सबसे अच्छा सिंगर कौन है? कि जी मोहम्मद रफी बहुत अच्छा गाता, पर पायंदी बड़ी गाल लगी है। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो सबसे बड़ा फनकार दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े फनकार, लेकिन पायजान भी बड़ी गाल लगी। तो यहाँ पे अगर भाईजान ही सब कुछ है तो नवाज शरीफ सदर बन जाए, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, इसहाक डार वजीर खजाना बन जाए, मरियम साहबा मुस्लिम लीग नून की पंजाब की वजीर आला बन जाए, अल्लाह खैर सलाह आल इन द फैमिली, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सदर को रखना है तो उसकी इज्जत तौकीर करे। राना सनाउल्लाह सदर को कहता है कि सदर अपनी औकात में रहे। दिस व्हाट हम ये हमारा लहजा है अपने सदर मुमलिकत के लिए, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा घर का सर। और वो क्या कह रहा है? क्या सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि आइन के खिलाफ काम करो? वो यही तो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दो। क्या वो पुठा काम कह रहे हैं? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। हाँ, उसकी भी नहीं मानी। तो वो इसलिए नहीं मानी कि जो भी आइन के मुताबिक बात कहेगा ना,
आप उसकी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने मुलायम किया ना, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। पहले तो वो इमारतों पे हमला करते थे सुप्रीम कोर्ट की, अब उन्होंने डायरेक्ट जजों पे हमले किए। सदर को जिस तरह इनको सदर चाहिए है कि जो ब्रीफ केस में नोट रख के बलूचिस्तान जाए, जजों को खरीदे और आने के बाद सदर बन जाए, इन्हें वो सदर चाहिए होता है। तो आप अगर सदर की इज्जत और तौकीर नहीं करेंगे तो तारीख तो चलती रहती है। तो आप जो आज लिख रहे हैं, कल आपने उस स्क्रिप्ट को पढ़ना भी है और उस पर एक्टिंग भी करनी है। अच्छा, ये वहां बातें होती हैं असल में जहां पे आप कह बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन जहां पे लोगों को फेस करने का कोई खौफ मौजूद हो कि हम ये करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम क्या शक्ल लेके जाएंगे लोगों के सामने दोबारा, तो वो तो यहाँ मसला ही खत्म हो गया ना। उनको जरूरत ही नहीं है मैंडेट की, सारी चीजें पहले ही डिसाइड हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी को रिटेन करना, सारी वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहती है, रिटेन करना सबसे मुश्किल काम है, इसको कायम रखना। ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस इदारों के जरिए से मेंटेन किए जाते हैं कि सदर इसकी इजाजत देगा, आप इधर जाएं, फाइल उधर भेजें, सेनेट की कायमा कमेटी के सामने जाएं, ये चेक्स एंड बैलेंसेस अगर आप हटा देंगे, जैसे कि अभी जाते जाते पीडीएम गवर्नमेंट कह के गई है कि इलेक्शन कमीशन को कोई और डेट नहीं दे सकता, सदर ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है, अब ये अलहदा कंफ्यूजन मच गई है। अच्छा, पहले तो मैं राणा साहब की वो 150 पे वो गेंदे करा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, मगर लगता था वो शायद सोच नहीं है वो बात क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो उनसे मिलने गया, नहीं मिलने गया, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट स्टेट का नुमाइंदा है, नंबर 1। जब उसका सेक्रेटरी है जिस पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि काका तो मेरा खातिर नहीं पहुंचाया, वो पीएमएलएन का एमएनए एमपी नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सीएसपी ऑफिसर है। ही इज नहीं, सुन लो ना, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। मैं से कर रहा हूं। ये जो एक मेंटालिटी बना ली है ना, मतलब कि आप सब कुछ ढूंढते पाए जाओ। मुझे एक लतीफा याद आ गया, वो शो के लिए अच्छा नहीं, जो पाई जो ना दे। तो ये आपकी रियासत खुद एट वॉर विद इटसेल्फ है इस वक्त जो सिचुएशन है। आप तालिबान आपकी है नहीं, निगरान हुकूमत शर्मा रही है। वो एक हमारे वजीर मुआसलात है, हमारी तरह के साफी थे, अब वो भी फंस गए, लगता है कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो मुझे पता है वेयर इज द स्टेट। आपका एक नुमाइंदा सदर है, और मैं आपको एक छोटी सी खबर जाते जाते दूं, मुझे लगा कि जिस फ्रस्ट्रेशन में हमारे सदर साहब चले गए, आपको ये खबर मैं देने लगा हूं। कुछ दिनों में आप देखेंगे ही इज अनाउंसिंग अ डेट। उन्होंने सलाम मशवरा शुरू कर दिया कि यार मेरे पास अभी आर्टिकल 48 है, मैं कर सकता हूँ। और ये भी देखें जो हमारी हुकूमत उसमें सारी, पीपल्स पार्टी भी शामिल रही है, अब 90 दिन लगा रही है। ऐसा अजीब गंद डाल के एक कानून बना गए हैं कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, और आर्टिकल 48 अभी भी कह रहा है कि प्रेसिडेंट देगा। और आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये नया पाकिस्तान में नया रफड़ जलने जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने कहना जो ये 1 तारीख है, कुछ ही दिनों में हो सकता है, वो डेट अनाउंस कर देंगे, फिर नई जंग शुरू होगी। वेल, डिस्कशन को अगर वाइंड अप करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन्स जो क्रिएट हुई हैं पिछले 16-17 माह में, वो उसका सवाल और उसका जवाब कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन सब कोalition पार्टनर्स को कभी ना कभी बैठ के देना पड़ेगा। कैसे डेकोरम के बगैर बिल्स पास किए, किस तरह डिबेट के बगैर बिल्स पास किए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को अंडरमाइन किया, वो वक्त कब आएगा आई डोंट नो, बट ये सब हम सब की मेमोरी में है। वी ऑल नो कि ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, डार्क एजेस की तरफ लेके जा रहा है। और बहुत मुबारक हमारे पड़ोसी को कि वो चांद पे पहुंच गए, तो हम नीचे से बैठ के अभी तक चांद को सिर्फ देख ही रहे हैं और गाने गा रहे हैं। सी यू टुमारो।